नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने गोपाष्टमी की बधाई दी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूज्य गौमाता की आराधना के पावन पर्व गोपाष्टमी की समस्त परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पुनीत अवसर पर हम कृषि कार्यों और पोषण में हर अन्नदाता की सहायक और जगत की पालक गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लें। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा कुरुक्षेत्र के पेहोवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भट्ट माजरा गांव के एक पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान का जवाब देते हुए पलटवार भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही वे जिंद से विधायक हैं, लेकिन पेहोवा की जनता के लिए भी विधायक की तरह काम करेंगे और यहां की सभी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया है। पेवा में भेजने का काम किया है। मैं यहाँ पर सभी साथियों के लिए, पूरे पेवा वासियों के लिए एक ये कह सकता हूँ कि जहाँ मैं जींद का विधायक हूँ, वहाँ मैं आज पेवा का भी विधायक के रूप में काम करने का काम करूंगा। जितनी समस्याएं हैं पेवावासियों की, उन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को बताया जाएगा और उनसे पूर्ण रूप से काम करवाया जाएगा। चाहे वो किसी आम नागरिक हो, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो, उनका हर कार्य को हम लोग अंजाम देने का काम करेंगे, उनका काम को पूरा कराने का काम करेंगे। ये मैं आज शर्मा जी ने यहाँ कार्यक्रम में जो बुलाया है, मैंने सभी साथियों से इस बात का निवेदन किया है कि आप सभी जितनी समस्याएं भी, पर्सनल समस्याएं भी हैं, कुछ पेवा की अपनी समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं को हम लोग दूर करने का काम करें। आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें विधायक आदित्य देवीलाल, पार्टी नेता आरएस चौधरी, एमएस मलिक, शेर सिंह बड़शामी और सुनैना चौटाला भी मौजूद रहीं। जहां इस दौरान अभय चौटाला ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल में जो है किसानों से मुद्दों पर मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन राजभवन की ओर से बार बार समय बदला गया और बाद में मुलाकात को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को इनेलो जिला स्तर पर किसानों के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें जलभराव, एमएसपी और खाद की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने अमेरिका से युवाओं को डिपोर्टेशन और रूस में हरियाणा के 2 युवकों की जबरन आर्मी में भर्ती के मुद्दे पर भी चिंता जताई। तीन दिन तक एडीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, गवर्नर हाउस की तरफ से। परसों फिर मैंने स्वयं एडीसी से बात करी तो वो मुझे कहने लगे कि हम 28 को वापस आएंगे और 29 का 11 बजे का आपका समय है। बाद में कहने लगा कि नहीं, मैं महामहिम से एक बार पूछ लेता हूं। फिर पूछ के मुझे कहने लगे शाम को 6 बजे का। मैं बोला भाई सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आएंगे, शाम को 6 बजे, इसका मतलब एक दिन पूरा उनका खराब हो जाएगा। वो कहने लगे कि हमारी मजबूरी है। मैंने उसके बाद भी उनसे कहा कि चलो ठीक है, आपकी मजबूरी है तो हम आपसे शाम को 6 बजे मिल लें। कल फिर उनका मैसेज आ गया कि अभी आपके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, गवर्नर साहब सो रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण मामला था। हरियाणा के किसान की खेत की फसल जो है आज भी डूबी हुई है। 11 जिले ऐसे हैं जहां हजारों एकड़ जमीन में आज भी पानी है। कई गांव तो ऐसे हैं जो आज भी खेतों में पानी चल रहा है। सरकार उस पानी को निकालने की बजाय, उसका मुआवजा तय करने की बजाय उत्सव मनाने की बात करती है कि हम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हरियाणा में उत्सव मनाएंगे। किसान तो मर रहा है, ये उत्सव में लगे हुए हैं। जहां जल भराव था
जहां बहुत बड़ा इश्यू था, हम गवर्नर को इसलिए ये बात कहना चाहते थे जाकर के कि हमने मुख्यमंत्री को ये बात कह चुके थे पहले। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में स्कूल से घर लौट रहे नाबालिग छात्र पर अचानक से दो नाबालिग किशोरों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि घायल छात्र को मौके पर किसी की मदद नहीं मिलने पर करीब आधा किलोमीटर चलकर वापस स्कूल लौट गया, जहां पहुंचने पर स्कूल स्टाफ और टीचर्स ने जो है तुरंत उसको प्राथमिक उपचार के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज किया गया और घायल छात्र जो है हालत सामान्य बताई जा रही है। और इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी स्कूल से सामने आया है। छात्र के माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज का खर्च भी स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। वहीं घायल छात्र की मां ने डबुआ थाने में शिकायत दे दी थी, जिसके चलते जो है पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर हमला करने वाले दो नाबालिग किशोरों को अभिरक्षा में ले लिया है। कल जैसे ही हमारे पास लगभग 1:20 पे छुट्टी हो जाती है दोपहर के टाइम, तो जैसे हमारी स्कूल की छुट्टी तो बच्चे अपने घर के लिए निकले स्कूल से। तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर मंदिर है, एक मंदिर वाली गली में, वो जो आप कह रहे वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दूसरा वीडियो डाल दिया है, क्योंकि पुलिस आ गई थी तो पुलिस ने वहां नेचुरल है कि सारी वो तो चाहे यहाँ होता चाहे बाहर होता तो इसका निष्कर्ष तो निकलना ही था। तो जैसे ही वो गली में बच्चा गया, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर, तो एक कोई बाहर का ही बंदा था, कह रहे हैं कि स्कूल का ही बच्चा था, उसकी कोई झगड़ा था क्या था, तो देखो पुलिस के हवाले से पता चलेगी जब एक बच्चा भी हमारा, तो उनका झगड़ा हुआ। तो बाहर का जो बंदा आया हुआ था उसने उसको चप्पू से उस पर वार कर दिया। कल जैसे ही हमारे पास लगभग 1:20 पे छुट्टी हो जाती है दोपहर के टाइम, तो जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टी तो बच्चे अपने घर के लिए निकले स्कूल से। तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर मंदिर है, एक मंदिर वाली गली में, वो जो आप कह रहे हो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दूसरा वीडियो डाल दिया है, क्योंकि पुलिस आ गई थी तो पुलिस ने वहां नेचुरल है कि सारी वो तो चाहे यहाँ होता चाहे बाहर होता तो उसका निष्कर्ष तो निकलना ही था। तो जैसे ही वो गली में बच्चा गया, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर, तो एक कोई बाहर का ही बंदा था, कह रहे हैं कि स्कूल का ही बच्चा था, उसकी कोई झगड़ा था क्या था, तो देखो पुलिस के हवाले से पता चलेगी जब एक बच्चा भी हमारा, तो उनका झगड़ा हुआ। तो बाहर का जो बंदा आया हुआ था उसने उसको चप्पू से उस पर वार कर दिया। उधर झील से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर इस तेज रफ्तार ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार की टक्कर में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक गगनदीप जींद का रहने वाला था और खरखौदा में फास्ट फूड कैफे चलाता था। बुधवार की शाम वह अपने घर जींद लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वह जुलाना जींद मार्ग पर सुंदर ब्रांच नहर के पास पहुंचा, उसकी कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई। सूचना मिलते ही गतौली चौकी प्रभारी संदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहगीरों की मदद से घायल युवक को तुरंत सामान्य अस्पताल जींद भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद गगनदीप को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ जो है विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं गगनदीप के निधन से परिवार और दोस्तों में गहरा शोक है। कल रात करीब 10 बजे के आसपास ईआरवी हमारी 371 से सूचना प्राप्त हुई थी कि वे ऐसे जो गोसाईखेड़ा के है ना पास, नायरपुर के पास बुरा डायर को जो रास्ता जाता है, वहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वे घायल को हमने सरकारी हॉस्पिटल जींद भेज दिया है और रास्ता ब्लॉक है। जिस सूचना पर मैं और चौकी के अन्य कर्मचारियों के साथ मौका पर पहुंचा, वहां पहुंचने पर रास्ता को खुलवाया गया। खुलवाने के बाद वहां से हम सरकारी हॉस्पिटल जींद चले गए।
गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सेक्टर 59 में उस वक्त जो है अफरा तफरी मच गई जब चलती प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। बस कंपनी के स्टाफ को ड्रॉप करने के लिए पार्किंग से निकली थी। संयोग अच्छा रहा कि बस में उस समय सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने बस से धुआं उठता देखा, दोनों ने फौरन कूदकर अपनी जान बचा ली। कैपिटल कैफे के सामने खड़ी बस, जिसका नंबर HR 63F 5139 बताया जा रहा है, देखते ही देखते आग की लपटों में गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जो है इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही सेक्टर 29 फायर स्टेशन से टीम जो है मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर जो है कर्मी जो आग के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। उधर हिसार में फरीदपुर गांव के अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी संदीप आर्य ने 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। संदीप ने बिना रुके 20,000 सूर्य नमस्कार किए, जिससे पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। हिसार पहुंचने पर संदीप ने बताया कि यह उपलब्धि वर्षों की साधना और अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इससे ऋषि मुनियों की विद्या और योग परंपरा को नई दिशा मिली है। पोलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर स्टेक और उनकी टीम ने बेंगलुरु के स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के संदीप पर रिसर्च की और पाया कि 37 घंटे सूर्य नमस्कार के बावजूद उनके शरीर के सभी अंग पूरी तरह से स्वस्थ और संतुलित रहे। संदीप ने बताया कि उन्होंने यह अभ्यास केवल नारियल पानी पर किया है। विश्व रिकॉर्ड बनाया है 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार करने का, 37 घंटे लगातार गुजरात में सूर्य मंदिर मोटेरा में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और सभी जगह से शुभकामनाएं मिल रही है और इससे हमारे जो ऋषि मुनियों की योग विद्या और आगे बढ़ेगी और युवाओं को एक नई प्रेरणा मिल रही है। विश्व रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत कितने से हुई, कहां से हुई, कैसे फिर आगे बढ़ते गए? जी, पहले स्पोर्ट्स में था, लेकिन इंजरी कारण मैंने स्पोर्ट्स को बंद कर दिया था। घुटना टूट गया था लिगामेंट इंजरी होने का। तो बाद में मैं 2016 से योग में आया और 17 में सूर्य नमस्कार करने लगा और उसके बाद धीरे धीरे 2018 में पहला सूर्य नमस्कार विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 5000 सूर्य नमस्कार लगाए लगातार और उसके बाद फिर 8700 सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड बनाया। उसी के बाद फिर 10,000 सूर्य नमस्कार और फिर धीरे धीरे अगली साल फिर 2019 में फिर 12,000 का, फिर 20 के अंदर फिर 15,000 सूर्य नमस्कार का और अभी 20,000 सूर्य नमस्कार का छठा विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो बस एक प्रेरणा मिल रही है जिससे हम कुछ योग के क्षेत्र में जाके कुछ अच्छा कर सकें। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचने शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऋण मोचन, गौ बाछा और सूरजकुंड मेले में अलग अलग सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पंजाब के श्रद्धालुओं की संख्या मेले में काफी ज्यादा है। बुजुर्ग श्रद्धालु लकड़ी की पीढ़ी लेकर जो अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनका कहना है कि लकड़ी की पीढ़ी घर में रखने से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, इसलिए दुकानदार भी अलग अलग तरह की पीढ़ी अपनी दुकानों पर रखे हुए हैं। तो दूसरी तरफ मेले की तैयारी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। झूले लगने शुरू हो गए हैं। अलग अलग सरोवर पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। होली से आए हैं, बहुत अच्छा लगा जी। हर साल आते हैं, गंगा मैया बुलाती है, गौ माता बुलाती है, बहुत अच्छा लगा। इतने साल से अब तो आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कोई कमी नहीं है, कुछ कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लगा है। लाखों लोग आते हैं यहाँ स्नान करने। एक अच्छे हैं हम दोनों, कैसा लगा? अच्छी है, अच्छी लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हर साल हम लोग आते हैं। तो होते मनता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धाम है, बहुत पूरी होती है जो मांगे पूरी होती है। परिवार से स्नान करने आए हैं कार्तिक का, और ये जो 5 दिन है विषम के, बड़े महत्व है। यहाँ पितरों का ऋण भी चुकता होता है। यहाँ 5 पांडवों ने यहाँ पे अपना ऋण चुकाया था, और अपने कृष्ण जी की जो गौ बच्चा है उनका भी बड़ा महत्व है यहाँ पे। वो में हमारे बांके बिहारी की गौ माता है। हम तो हर साल आते हैं। ये जो पंजाब से श्राद्ध वाले आते हैं उनके लिए रखी हुई है, क्योंकि इसकी एक मान्यता यह है कि हमारा जो परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, और आने वाले युग में जो है ना, ये बस ज्यादातर पीढ़ी का ही प्रसाद मानते हैं ये लोग। तो छोटा बड़ा साइज वगैरह किस तरह रखते हैं? छोटे से लेकर और बड़े तक का है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे इस अवसर पर जो है 150वीं जयंती के अवसर पर, जिसके तहत जो है सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगे। और इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता की शपथ लेने के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण करनाल में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा झज्जर और अनिल विज अंबाला, श्रुति चौधरी भिवानी और रणवीर गंगवा हिसार में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
समालखा के गांव भोड़वाल मांझरी स्थित संत निरंकारी समागम स्थल पर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाले 78वें समागम समारोह की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एडीजीपी करनाल रेंज डॉक्टर एम रविकिरण ने पानीपत में एसपी भूपेंद्र सिंह और आईपीएस के साथ 29 अक्टूबर को समागम स्थल का दौरा किया, जहां इस दौरान उन्होंने निरंकारी संस्था को कोऑर्डिनेट और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही इस दौरान डॉक्टर रवि किरण ने कहा कि समागम में भारी भीड़ हो सकती है, ऐसे में पुलिस और कोऑर्डिनेटर एक दूसरे के साथ मेल जोल बनाकर रखें। साथ ही समागम स्थल के प्रवेश द्वार पर मुस्तैदी के साथ गहनता से जांच करें और सभी अधिकारियों और समन्वयकों को आईडी कार्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए। जो हमने सारे ट्रैफिक का व्यवस्था किया है और बाकी फ्रिस्किंग वगैरह किया और यहाँ अरेंजमेंट्स हमने नया एसपी साहब ने रिव्यू किया और ठीक है, अब तक फिलहाल ठीक है। और कोई जरूरत पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हम डिस्कस कर और रिव्यू करें। बाहरी क्षेत्र में सर पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अंदर का तो सेवादल संभालता है, बाहरी क्षेत्र तो पुलिस का हमें बता दिया ट्रैफिक का व्यवस्था होगा, फ्रिस्किंग करेगा और कहाँ ये रिक्वेस्ट करेगा वहाँ ड्यूटी हम लगाएंगे। रेलवे स्टेशन पर क्या सुरक्षा रहेगी, क्योंकि श्रद्धालु बहुत सारे आएंगे, यहाँ पर भी पानीपत रहेगी। रेलवे का है ऑलरेडी, रेलवे पुलिस है, हमारा पुलिस भी होगा, इसको हमने रूट वगैरह व्यवस्था करेगा। रूट से इनको कितना नजदीक पड़ेगा वहां से हमने पंडाल तक लेकर सर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चल रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह के दूसरे दिन हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन और पूर्व न्यायाधीश ललित ने बतरा मुख्य समारोह में शिरकत की और जहां इस दौरान उन्होंने रत्नावली उत्सव को हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह कला, परंपरा और रचनाशीलता का उत्सव ही नहीं बल्कि मानव गरिमा, पहचान और अधिकारों का भी प्रतीक है। साथ ही इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।